गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बादल आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रा चैनल पर। आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम जो आने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम एसएससी सीजीएल 5 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये शिफ्ट काफी टफ रहा था। आज आप इससे क्विज के तौर पे भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के दौरान आंसर और अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजाइनेशन में उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक लौ, दूसरा है बेरियम, तीसरा है पैलेडियम या चौथा है टंगस्टन। तो इसमें से कौन जो है कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है हाइड्रोजाइनेशन में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैलेडियम। और इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। हाइड्रोजनेशन एक क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो किसके किसके बीच होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में और एक अनदर कंपाउंड ले लेंगे या एलिमेंट ले लेंगे, और किसके प्रेजेंस में होता है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है? जैसे कि कोई इन्वायरमेंट अगर किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करने के लिए नहीं हो पा रहा है तो कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक का काम करता है, जो कि उसको प्रोवाइड कराती है, जो कंडीशन उसके लिए जो जरूरी होता है वो प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो रिएक्शन है वो फर्दर आगे प्रोसीड हो जाता है और प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट दे देता है। तो इसीलिए कैटलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड कराने में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 पैलेडियम। और ये निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम कोई भी एक कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजनेशन का मैंने एक एग्जांपल लिया है, वनस्पति तेल जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसको हाइड्रोजनेशन करेंगे निकेल 473 केल्विन के प्रेजेंस में, तो वो वनस्पति घी दे देगा जो कि यूजफुल है। वनस्पति तेल उतना यूजफुल नहीं था, वनस्पति घी ज्यादा यूजफुल था। अब ये इसका एग्जांपल कौन कौन सा ले सकते हैं? जैसे डालडा, मूंगफली का तेल जो कि असंतृप्त था और उसे डालडा में कन्वर्ट कर दिया गया जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट में कैसे यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक अणु हाइड्रोजन जोड़ता है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल अगर देख सकते हैं सिंपल कोई भी रिएक्शन से, तो देखिए जैसे कि एल्काइन है, YN जिसमें आता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड में, तो ये एक हाइड्रोजनेशन है। फिर देखिए एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड है, अगर उसमें H2 जोड़ेंगे तो फिर ये दे देगा हमें क्या? एक दे देगा हमें एल्केन। तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं इन सबका हाइड्रोजनेशन हो रहा है। हाइड्रोजनीकरण साधारण तापमान पर थर्मोडायनेमिकली अनुकूल नहीं है, यानी कि जो कंडीशन है वो थर्मोडायनेमिकली अनुकूल नहीं होता हाइड्रोजनेशन का, तो इसीलिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। जो और ये कैटलिस्ट कौन कौन होता है? जो कि एक मेटल होता है यानी कि धातु टाइप होता है, वो कैटलिस्ट होता है। हाइड्रोजनीकृत उत्पादों के उदाहरण नकली मक्खन, ठीक है, नकली मक्खन इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रोजनीकृत उत्पादों का। खनिज, तारपीन और एनिलीन, ये सब क्या है? एक नकली मतलब कि हाइड्रोजनीकृत उत्पाद हैं जो हाइड्रोजनेशन के बाद बन के आते हैं सामने। दूसरा है मूल्यह्रास, डैश डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो किसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? तो देखिए भूमि, पहला ऑप्शन, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, भूमि की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है ऑप्शन पूंजीगत वस्तुओं, ये हो सकता है तैयार माल या जारी चल रहे कार्य की टूट फूट, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 2 या 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि आंसर कौन सा होता है इन दोनों में से। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो यानी कि मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। नेक्स्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अल्लाई दरवाजे का निर्माण डैश डैश द्वारा करवाया गया था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मुईज एड दीन मोहम्मद गौरी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है अहमद शाह दुर्रानी, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। ये सभी एसएससी के जितने ऑप्शंस हैं वो भी मैंने वही सब डाले हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ अपने से ऐड किया। जो भी ऑप्शन दिए गए थे एसएससी के क्वेश्चन बैंक में वही सब मैंने इसमें रखे हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा कि मैंने ये इसमें कुछ ऐड किया है, सभी
उस एसएससी सीजीएल के ही क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कुवत इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कुतुब मीनार है, इसका जो प्रवेश द्वार है यही है आपका अलाई दरवाजा, जिसको दीन खिलजी ने बनवाया था। अब देखिए इसको डिटेल में देख सकते हैं आप। यह साउथ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है, जिसमें सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से इस्लामिक वास्तुकला की खूबसूरत और आकर्षक नक्काशी की गई है। अब देखिए सफेद संगमरमर यानी कि और लाल बलुआ पत्थरों से ये बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस किस से बनाया गया है, सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से। इससे भव्य और विशाल अलाई दरवाजे की कारीगरी कुछ इस प्रकार की गई, इसमें प्रारंभिक तुर्की कला की झलक देखने को थी, इसलिए इसे प्रारंभिक तुर्की कला का सर्वश्रेष्ठ अनूठा नमूना भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं किस कला से बनाया गया है, तुर्की कला से अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपको बता दें कि अलाई दरवाजा भारत की एक ऐसी पहली इमारत है जिसने निर्माण में इस्लामिक वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है? इस्लामिक वास्तुकला का। इसीलिए अलाई दरवाजा को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा का। अलाई दरवाजा में की गई सुंदर इस्लामिक नक्काशी इस्लामिक वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ और बेजोड़ उदाहरण है। तो देख सकते हैं इन सारी खूबियों के चलते ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नांगित यानी कि दिव्यांग महिला का नाम बताएं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक अरुणिमा सिन्हा, दूसरा है अंशु जमसेंपा, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल या चौथा है पूर्णा मालवद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दिव्यांग होकर भी माउंट एवरेस्ट पे पहली चढ़ने वाली महिला है, तो इसीलिए इसका आंसर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणिमा सिन्हा। इनकी जो कहानी है बहुत मोटिवेशनल है, तो इसीलिए आप इनको यूट्यूब में कहीं से भी जहाँ से भी आपको इनकी मतलब कहानी का स्रोत मिले आप उनसे जाके पढ़िएगा। ये देखिए अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने जो भारतीय ध्वज लेके यहाँ पे खड़ी हैं। 2011 में उन्हें कुछ लुटेरे द्वारा एक चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, जबकि वो उनका विरोध कर रही थी। ठीक है, नतीजन उन्हें उनके बाएं पैर को के घुटने के नीचे से काटना पड़ा। उसे दाहिने पैर में छड़े और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर मिले। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लाइफ समझ जाइए, तो डॉक्टर ने इन्हें मना ही कर दिया था कि आप चल फिर नहीं सकती हैं। इसके बाद भी वो चली फिरी और ऐसी चली कि आगे जाकर कितने झंडे गाड़ी हैं इन्होंने। इनका उद्देश्य प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना और भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। वह 2014 तक 7 चोटियों पर काम कर चुकी हैं। ठीक है, एवरेस्ट जो कि एशिया में है इस पे चढ़ गई, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रूस, ऑस्ट्रेलिया में कोसियोस्को, अर्जेंटीना में कांकागुआ और इंडोनेशिया में कार्टेस पिरामिड, ये सभी पर इन्होंने अपना काम किया है। इन्होंने 1 जनवरी 2019 यानी कि रिसेंटली को अंटार्कटिका में माउंट विंसन का अंतिम शिखर सम्मेलन भी पूरा किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटिवेशनल है, जो चल फिर नहीं सकती थी इतनी उपलब्धियां को इन्होंने हासिल किया है। तो इसीलिए इनकी कहानी बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल रहने रही है, तो इसीलिए आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं इनकी कहानी को। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लौह का अयस्क नहीं है? ऑप्शन दिए गए, एक हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है सीडेराइट, चौथा है क्यूपराइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 3 हैं ये तो आयरन के ओर्स हैं, लेकिन ये जो क्यूपराइट है वो नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्यूपराइट। अब देखिए हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। इसमें आयरन कितनी होती है? 70%। मैग्नेटाइट में फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसका केमिकल मतलब परसेंटेज कितनी होती है आयरन की? 72.4। और लिबोनाइट इसमें कितनी होती है आयरन की परसेंटेज? 59.8। और ये इसका फॉर्मूला होता है सीडेराइट FeCO3 और इसका में 48.2% आयरन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तो आयरन के ओर हैं, लेकिन क्यूपराइट नहीं है। तो इसमें भी दे दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन ये क्यूपराइट आखिर है किसका ओर, ये देख लेते हैं। तो ये क्यूपराइट कॉपर का एक अयस्क है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है Cu2O। तो इसका ये क्यूपराइट का केमिकल फॉर्मूला है।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 6th नंबर, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां यानी कि इमेज बनेगी। ऑप्शंस एक हैं एक, ऑप्शन 2 है 3 इमेज, तीसरा है 4 इमेज, चौथा है 2 इमेज। तो कितने इमेजेस बनेंगी इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 इमेज। ये जो प्लेन मिरर हैं आप 120 डिग्री पे रखेंगे तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला है जो कि मिरर फार्मूला में दिया गया है। जो मिरर का चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है ऑप्टिक्स में। तो इसका जो मिरर फार्मूला है उसका देख लेते हैं क्या है। तो ये है नंबर इमेजेस जो फॉर्म होंगे उसका फार्मूला है 360 डिग्री बाई थीटा, यानी कि थीटा जो भी रखे। तो ये देखिए थीटा यहाँ पे 120 रखेंगे और -1, तो 120 रखेंगे तो ये 3 और -1 यानी कि कितना इमेज बनेगा 2। और भी कई सारे एंगल रख के आप देख सकते हैं जो कि नीचे मैंने दे दिया है। 45 डिग्री रखेंगे तो 7 इमेज, 60 डिग्री रखेंगे तो 5, और ये ही 120 डिग्री रखिएगा तो 2 इमेज बनेगा। और जब 0 डिग्री यहाँ कर देंगे तो 360/0 इन्फिनिटी में से कुछ घटाइए बढ़ाइए तो वो कितना इमेज देगा, इनफाइनाइट ही इमेज देगा। तो इसीलिए 120 डिग्री पर 2 इमेज। और ये फॉर्मूला क्या है 360/θ -1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आगे ये एग्जाम में पूछता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का गठन वर्ष किस वर्ष में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 1913, बी 1918, 3 1921 या 4 1915। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1913। गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भारत के बाहर हुआ था इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ था जो कि अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, सरदार मोहन सिंह भाकना। संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह ततगढ़ उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल महामंत्री थे, लाला ठाकुरदास धूरी जो संयुक्त सचिव, और पंडित काशीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। तो देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी पर्सन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट है बिहार में पटना के पास पाए गए डैश डैश के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं ए नालंदा महाविहार, ए लोरा गुफाएं, तीसरा है सांची स्तूप, चौथा अशोक स्तंभ। ये तीनों बिहार के बाहर है, सिर्फ नालंदा महाविहार ही है जो बिहार में। तो इसका आंसर आसानी से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए लोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, सांची मध्य प्रदेश, अशोक स्तंभ ये भी उधर ही है। तो ऑप्शन नालंदा 1 महाविहार हो जाएगा। और ये जो महाविहार है नालंदा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है उसमें बिहार का ये सेकेंड है। पहले महाबोधि टेम्पल आ चुका है, अब ये सेकेंड जो है ये आया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये देख सकते हैं आप नालंदा महाविहार का, मैंने ये पिक्चर यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम जानने वाले हैं। यूनेस्को ने लगभग 2 सदी पुराने नालंदा विश्वविद्यालय जिसे हम नालंदा महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया है। यह विश्वविद्यालय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही स्थापित किया हुआ था, ठीक है। 800 सालों तक यह ज्ञान का केंद्र रहा, बहुत ज़्यादा फेमस था ये। इतिहास में नालंदा को बौद्ध धर्म के विकास और बौद्धों की शिक्षा का केंद्र बताया गया है। इसको पहले भी दिया गया था कि आप इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालिए, लेकिन कुछ इसमें अवगुण थे जिसके कारण इसे अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं गिना गया था, लेकिन फिर बाद में इसे गिना जाने लगा। संभवतः यह विश्व का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जिसमें आवास भी था और पढ़ाई लिखाई भी होती थी। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के सेना ने इसे तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद ये वेस्ट हो गया। अब इसका अब सिर्फ खंडहर ही दिखने को मिलता है। अब तक जुलाई 2019 तक पूरी दुनिया में लगभग 1121 स्थलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है, जिसमें 869 जो है सांस्कृतिक हैं, 213 प्राकृतिक हैं, 39 जो मिले जुले हैं और 138 अन्य स्थल हैं। तो अब तक 2019 तक 11-21 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। और जो भारत में अभी तक कितने यूनेस्को विरासत स्थल हो चुके हैं, 38, ठीक है। और जिसमें 30 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 जो है प्राकृतिक धरोहर है और 1 जो है मिश्रित धरोहर है। और जो अभी रिसेंटली जो
38वां है जो जिसको 2018 में अभी यूनेस्को विरासत स्थल में जोड़ा गया है, वो कौन है? पिंक सिटी जयपुर, जिसको अभी जोड़ा गया है विश्व विरासत स्थल में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 38वां कौन बना है, तो बना है पिंक सिटी जयपुर। अगला है 9 नंबर, चीन में डैश डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक ग्रैंड नहर, दूसरा है सुजो नहर, तीसरा है कोरिंथ नहर या चौथा है कील नहर। तो ये देख लीजिए, ये है आपका मानव निर्मित सबसे बड़ा जलमार्ग कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रैंड नहर। ये विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ग्रैंड नहर की कुल लंबाई, जो ग्रैंड नहर है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1776 किलोमीटर, और यानी कि 1104 मील है। और इसका कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया था? जो कि किया गया था सुई डायनेस्टी द्वारा। यह महान दीवार के साथ चीन के इतिहास में 2 प्रमुख सिविल इंजीनियरों का कार्यों में से एक है। यानी कि ये बताता है कि वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बेस्ट वर्क हुआ था। एक कौन सा हो जाता है उसका, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, और फिर ये जो बना गया है मानव निर्मित सबसे बड़ा जलमार्ग, ये सभी सिविल इंजीनियरों की ही देन है। अब देख लेते हैं कि ये जो कोरिंथ नहर है ये कहाँ है? ये ग्रीस में है। और ये कील नहर कहाँ है? ये जर्मनी में है। कील नहर सबसे व्यस्तम नहर माना जाता है वर्ल्ड का, और कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से भी जोड़ती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताएं। इसके ऑप्शंस 1 हैं सत्यपाल मलिक, दूसरा है आरिफ मोहम्मद खान, तीसरा है भगत सिंह कोश्यारी या चौथा है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। 11 नंबर है, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का क्या नाम है? आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जो कि मैंने 5 मार्च CGL 2020 शिफ्ट 1 का बनाया है। उसमें मैंने इनके बारे में पूरा डिटेल, क्योंकि उसमें भी पूछा जा चुका है कि ये आखिर महाबलीपुरम के जो भी ये 5 रथ मंदिर इसके बारे में, तो मैंने उसमें डिटेल से बताया सब चीज़। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। कृष्ण रथ, द्रौपदी रथ, कर्ण रथ या भीष्म रथ, कौन सा रथ था जो 5वां रथ था? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा द्रौपदी रथ। आप एक बार जाकर मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें से आप 5 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखिएगा, तो आप उसमें देखिएगा कि मैंने इसमें बहुत डिटेल से पंच रथ के बारे में अच्छा से बताया है, महाबलीपुरम जो पंच रथ है उसके बारे में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 12 है, डैश डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड उपाधि को अस्वीकार कर दी थी। तो कौन थे वो? तो वो ऑप्शन 1 है शिवाजीराव होलकर, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी या चौथा जमशेदजी जेजी भाई। कौन थे जो कि नाइटहुड उपाधि लौटा दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दी थी। 13 है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिए गए मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व या चौथा है सोनीतपुर हाथी रिजर्व। अब ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों उड़ीसा में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो कि उड़ीसा में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोनीतपुर हाथी रिजर्व, जो कि उड़ीसा में नहीं है। तो और अभी तक कितने हाथी रिजर्व है पूरे इंडिया में? तो अभी तक 30 हो चुके हैं लगभग हाथी रिजर्व पूरे इंडिया में। और ये देख लेते हैं सोनीतपुर हाथी रिजर्व कहाँ है? ये आसाम में है। और जो अभी रिसेंटली 30वां बना है वो है ये जो बना है सिंगफान एलिफेंट रिजर्व, ये 30वां है। 14 नंबर है, भारतीय सेना डैश डैश वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला जत्था बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है। तो कब? तो ऑप्शन दिए गए 1 2020 तक, 2023 तक, 2022 तक या 2021 तक। तो भारतीय सेना 2021 वर्ष मतलब कि 2021 तक महिला सैनिकों का पहला जत्था प्रारंभ करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 आंसर। 15 नंबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है 18 अक्टूबर 1969, दूसरा है 12 नवंबर 1959, तीसरा है 19 सितंबर 1960 या चौथा है 16 सितंबर 1963।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सिंधु जल संधि हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे। 16 है, डैश डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है 1 जैसलमेर, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है बूंदी या चौथा है जोधपुर। तो जोधपुर, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है? पहला है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता या चौथा है बेंगलुरु। और ये है बीसीसीआई का लोगो जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। अब देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी है जय शाह, तीसरा और हेडक्वार्टर मुंबई में अभी इसका आंसर हो जाएगा। और वाइस प्रेसिडेंट अभी सीट वैकेंट है। और जो फाउंडेशन हुआ है इसका, ये हुआ है दिसंबर 1928 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ने मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार कौन सा खिताब जीता है? ऑप्शन 1 है 5वां, दूसरा है दूसरा, तीसरा है छठा और चौथा है चौथा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 5वां। भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार 5वां खिताब जीता। 19 नंबर है, डैश 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 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है इमल्सन, दूसरा है पारद धातु मिश्रण, तीसरा है एंजाइम, चौथा है विलियम। और इमल्सन हो गया मर्क्यूरी मेटल और सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं इसका, पहले तो हम जान लेते हैं इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? जब हम किसी मतलब कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मतलब कि लिक्विड है, ठीक है, जैसे कि ऑयल को ऑयल में ही हम मिला दिए, ठीक है, लिक्विड को लिक्विड में ही मिला दिए, तो ये इमल्सन हुआ। मरकरी मेटल तो होगा नहीं, ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होगा नहीं, एंजाइम्स का कोई इससे लेना देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही 2 या से 2 अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब कि कॉम्पोजिशन है, इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है 20, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं। कब घोषित किए जाते हैं? 1 स्वतंत्रता दिवस के आसपास, दूसरा हिंदी दिवस के आसपास, तीसरा है सद्भावना दिवस के आसपास या चौथा है गणतंत्र दिवस के आसपास। तो पद्म पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के आसपास ही घोषित किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब वीडियो के लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल मतलब 5 मार्क्स 2 के, ये आपको कितना टफ लगा और कितने स्कोर आप कर पाए हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए। 21 नंबर है, भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया था, ठीक है। और पहले तो एनसीबीसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होता है। और इसके ऑप्शन दिए गए 1 338B, दूसरा है 338A, तीसरा है 328A या फोर्थ है 328A। तो अब देख लेते हैं कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 338B की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया था। एनसीबीसी एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि 123वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और 2018 वाले और 102 मतलब कि जो 102वां अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा ये आया है अपने मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे लिया गया है इस बिल और इस अमेंडमेंट के द्वारा। और आर्टिकल 328B किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि इस्टेब्लिश कब हुई थी? 14 अगस्त 1993, इसके तहत ये आता है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। नेक्स्ट है 22, भारत के संविधान का भाग 8 डैश डैश से संबंधित है। पहला है केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है राज्यों, तीसरा पंचायतों या फोर्थ है नगर पालिकाओं। तो ये जो भारत के संविधान का भाग 8 है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, संविधान लागू होने के समय,
ठीक है, भारत में मतलब कि अभी तक 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, और जो वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाग 8 किससे संबंधित है, तो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जो कि देखिए क्वेश्चन था भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो भाग 8 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। और बाकी सब के बारे में भी रखा मैंने इसमें दे दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं कि कौन से भाग किससे संबोधित करता है, कौन सा भाग किसको संबोधित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हैदराबाद कोष फंड को डैश डैश द्वारा किस बैंक के द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के खाते में रखा गया था। ऑप्शन 1 है किंगडम बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंग्लैंड, तीसरा है बटरफील्ड प्राइवेट बैंक, चौथा है नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक। ठीक है, और इसका जो कुछ कॉमनली इसको बोला भी जाता है नेटवेस्ट बैंक, ये जो नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक है इसको नेटवेस्ट बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, और ये कॉमर्शियल बैंक है यूनाइटेड किंगडम का। अब इस क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे अभी बहुत सारे चल रहे हैं जो भी कार्रवाई की कैसे कैसे क्या होता है। तो देखते हैं, हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी के दरबार में वित्त मंत्री रहे। ठीक है, जो ये 7वें निजाम थे मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी के दरबार में वित्त मंत्री रहे। ठीक है, नवाब मोइन नवाज जंग ने उस दौर में ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के खाते में, जो ये वित्त मंत्री रहे नवाब मोइन नवाज जंग ने उस दौर में ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बैंक खाते में 10 लाख पाउंड भेजे थे। ठीक है, उच्चायुक्त के खाते में, जो कि अब क्या हो चुके हैं, 35 गुना बढ़ चुके हैं। अब 35 गुना बढ़ चुके हैं तो बहुत पैसा हो गया। ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के लंदन बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए, 10 लाख पाउंड हो गए। अब ये 10 लाख को 35 गुना हो गया, तो अब पहले 10 लाख का कीमत था 89 करोड़ रुपए और 350 लाख पाउंड हो गया, तो लगभग 3.1 अरब रुपए हो गए। तो आप देख सकते हैं कितना ये बढ़ चुका है। तो इसीलिए इस पे कार्रवाई चल रहा है कि आखिर ये पैसा किसको मिलेगा, इस पे क्या करना है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर ये कौन सा बैंक था जिसमें ये ट्रांसफर हुए थे पैसे, जो कि अब 35 गुना बढ़ चुके हैं, और ये बहुत बिग अमाउंट है, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। 24 है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो उसमें से ये कौन सा विधि है जो इसमें दिया गया है। पहला है उत्पाद मूल्य वर्जित, दूसरा है जमा, तीसरा है उधार या चौथा है लागत। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद मूल्य वर्जित यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 25वां है घातक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, विटामिन डैश डैश की कमी के कारण होता है। कौन सी विटामिन कमी किससे होता है, ए है B6, दूसरा है B2, तीसरा है B1 या चौथा है B12। किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया का रोग होता है। अब देख लेते हैं विटामिन B1 जिसका नाम क्या है, थाइमीन, B2 को है राइबोफ्लोविन, और B12 साइनोकोबालिन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो एनीमिया किसके कारण होता है, देखिए मैंने इसको घेर रखा है, B12 की कमी के कारण होता है। नॉन वेजिटेरियन, अब हमको किस में रहता है ये विटामिन B12, ये रहता है नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक मिल्क, यानी कि मीट में ये सब पाया जाता है B12। तो अगर आप इसको का सेवन करते हैं तो आपको एनीमिया नहीं होगी। और मैंने बाकी सारे के भी रख दिया है कि किससे कौन सा डिजीज होता है, किसकी कमी से, और उसका जो विटामिन होता है किस में रहता है, तो सब के बारे में मैंने यहाँ रख दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये रहा आपका SSC CGL 5 मार्च शिफ्ट 2 के जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने सारे इसमें कवर कर लिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।